ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे डॉक्टर महीप सलूजा से। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से ये और बता दीजिए कि क्या अस्थमा के रोग में कोई वैक्सीन भी उपलब्ध है? देखिए, अस्थमा क्योंकि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जिक बीमारी है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिवेंशन के लिए हम जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें दो तरह की वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन जिसका प्रोटेक्शन पीरियड होता है अराउंड 5 ईयर्स, 5 साल तक वो न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, जो कि 70% इन्फेक्शंस न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। न्यूमोकोकल करीब 23 वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए जो पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है ये पूरे के पूरे 23 जो इसके सब स्ट्रेन्स होती हैं उनमें काम करती है। इसको हम कहते हैं न्यूमोवैक 23 वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए प्रोटेक्शन देती है करीब 1 साल में। इन्फ्लुएंजा वायरस की खास बात होती है कि ये हर साल अपना रूप बदल लेता है, तो वैक्सीन भी हर साल हमें बदलनी पड़ती है। अराउंड अगस्त मंथ में हमारी ये नई वैक्सीन उपलब्ध होती है और जो कि नेक्स्ट ईयर अगस्त तक का प्रोटेक्शन देती है। तो वो पेशेंट जो हाई रिस्क हैं, जैसे क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, या फिर जो जिनकी स्प्लीन निकल गई है, स्प्लेनेक्टमी पेशेंट्स हैं, 65 ईयर्स से ज़्यादा एज है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, इन हाई रिस्क पेशेंट्स को हम ये वैक्सीन एडवाइस करते हैं। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन हर 5 साल में और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर 1 साल में दी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या अस्थमा के रोग में योगा भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ, योगा में खास तौर पे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये अस्थमा के मरीजों को ज़रूर करनी चाहिए। ये लाइट एक्सरसाइजेज में आती हैं और ये डायफ्राम की कैपेसिटी को बढ़ाती है, जो कि एक मेजर रेस्पिरेटरी मसल है। प्राइम रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम होते हैं और ये दोनों एक्सरसाइजेस डायफ्राम की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए ये दोनों योगा अस्थमा के मरीजों को बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम सबको यही एडवाइस करते हैं कि आइदर फिजियोथेरेपी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखिए या फिर योगा में ये दोनों एक्सरसाइजेस करिए। डॉक्टर महीप, क्या अस्थमा के रोगियों के लिए मॉर्निंग वॉक, फ्रेश एयर के लिए ये भी आवश्यक है? बिल्कुल, ताज़ी हवा, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, पर कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं। जब फॉग हो, धुंध हो, कोहरा हो, तब ना जाएं। अगर जाते भी हैं वॉक पे तो सुबह अपना इन्हेलर ज़रूर लेके जाएं। तीसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वॉक अवॉइड करें या ऐसे समय में जाएं जब मौसम थोड़ा सुहाना हो। तो लाइट एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, फ्रेश एयर अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, पर कुछ सावधानियों के साथ। डॉक्टर साहब, क्या ये इन्फेक्टेड फूड जो होता है इसकी वजह से भी अस्थमा होने की संभावना अधिक हो जाती है? ये आपने सही सवाल किया। ये जो अभी बारिशों का मौसम आ रहा है, ये अभी मौसम जो चेंज हो रहा है, तो इस समय वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस एयरबॉर्न भी होते हैं और फूड बॉर्न भी होते हैं। फूड बॉर्न जो होते हैं वो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, पेशेंट ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए, वायरल इन्फेक्शंस के लिए, और जिससे अस्थमा के अटैक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें सीढ़ियाँ वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, हैवी एक्सरसाइजेस, सीढ़ियाँ चढ़ना ड्यूरिंग अटैक अवॉइड करना चाहिए, और लाइट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं अगर आप अपना अस्थमा कंट्रोल में किए हुए हैं, आप अपना इन्हेलर्स रेगुलरली ले रहे हैं, अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन सही समय पे ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट रेगुलर करा रहे हैं। उन टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका अस्थमा सही में कंट्रोल में है या आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उन टेस्ट से ही आप अपने अस्थमा की स्टेजिंग कर सकते हैं कि आपका अस्थमा फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड स्टेज का है, या सिवियर स्टेज का है। तो आपको ये पता हो कि आप कितने पानी में हैं, तभी आप तैरने जा सकते हैं। डॉक्टर महीप सलूजा, क्या ये अस्थमा जो है ये सीजनली होता है? तो अभी बरसात का मौसम जैसे आने वाला है, तो इसमें मरीजों को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी तब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। दीवारों पे सीलन आ जाएगी, दीवारों पे सीलन आने से फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, इंडोर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, साथ में टेम्परेचर वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं।
आप बाल धो के निकलेंगे, अगर आपने ज़्यादा देर तक टॉवल से उसे कवर करके रखा हुआ है तो वो मॉइस्चर रिटेन करेगा, जिससे कि आपको कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में जो जो बरसातों का मौसम में, इसमें आपको नमी से बचना है, ठंड से बचना है। एक टेम्परेचर वेरिएशन जो हो रहा है उसे भी अवॉइड करना है कि आप एसी से निकले सीधे गर्मी में चले गए, या गर्मी से आए सीधे पसीने में आए और आप सीधे एसी के सामने बैठ गए। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, खान पान में बहुत सावधानी रखनी है। फ्लूइड्स बहुत सारे लेने हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है गर्मी में, बरसात के मौसम में, तो फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, ठंडी चीज़ें, इन्फेक्टेड चीज़ों से बचना है, और सही खान पान से आप अपना आपको इस मौसम में फिट रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये साइनोसाइटिस से क्या अभिप्राय है? देखिए, साइनोसाइटिस भी अस्थमा से ही रिलेटेड एक डिजीज़ होती है। जब सांस की एलर्जी नाक तक सीमित होती है तो उसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसके लक्षण होते हैं नाक का बंद रहना, नाक में खुजली होना, अत्यधिक छींके आना, ज़ुकाम बहना, ये सारे लक्षण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। जब राइनाइटिस क्रॉनिक हो जाता है, मींस पुराना हो जाता है, तो नाक के साथ जो बनी हुई एयर साइनसेस होती हैं उन्हें ब्लॉक करने लगता है, उसमें इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस। जिसका मुख्य लक्षण होता है सिर में दर्द रहना, बुखार आना, गले के पीछे कुछ गंदा पदार्थ गिरना, जिसे हम कहते हैं नज़ला पीछे टपक रहा है। ये सारे लक्षण साइनोसाइटिस के होते हैं। साइनोसाइटिस का सही इलाज है कि आप स्टीम लेते रहें ताकि आपकी नाक खुली रहे, आप इन्फेक्शन से बचें, और आप ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और सही खान पान की तरफ रहें। डॉक्टर साहब, अस्थमा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ और उनके समाधान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ देखा, डॉक्टर महीप सलूजा ने हमें अस्थमा रोग पर विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। तो देखते रहिए हमारे कार्यक्रम तंदुरुस्ती हजार नियामत। हम फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।